Good morning, dear student. Today we will learn calculation of electric field intensity due to uniformly charged ring on its axial position. Right? So मेरे मन में एक प्रश्न ये है कि ये एक्सियल पोजीशन क्या होता है? एक्सियल पोजीशन क्या होता है? सपोज एक रिंग है और इस रिंग के सेंटर से एक लाइन पास हो रहा है. If this line is passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring, so this line can be treated as axis of the ring. और इसी एक्सिस के किसी पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. राइट? ये तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है. मैं मानता हूं इस रिंग को मैंने ऐसे रखा हुआ है, इसका डायग्राम देखेंगे आप लोग, और इसको क्यू चार्ज दिया गया है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, एंड द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज आर. नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग एक्स. लेट द पॉइंट इज पी. सो व्हाट विल डू, हम लोग इसमें छोटे छोटे इसको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज के रूप में कन्वर्ट करेंगे. तो मैं क्या करता हूं, बहुत सारा मेथड है निकालने के लिए. मैं अभी जो कर रहा हूं सिमेट्रिक मेथड, इस मेथड को कहते हैं सिमेट्रिक मेथड. सिमेट्रिक मेथड क्या कहता है, अगर इस तरह का कोई रेगुलर ज्योमेट्री है तो एक एलिमेंट अगर यहां पर जस्ट ऊपर लो तो दूसरा एलिमेंट नीचे लो, एक एलिमेंट यहां लो तो दूसरा एलिमेंट, एक एलिमेंट सिमेट्रिकली लेते रहो. तो ऐसे मेथड को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मेथड. तो मैं क्या करता हूं कि एक ऊपर छोटा सा एलिमेंट dl लेता हूं जिसमें चार्ज है dq, और नीचे भी एक छोटा सा एलिमेंट dl लेता हूं जिसमें चार्ज है dq. इस dq चार्ज के वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है de, और इस dq चार्ज के वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. हम क्या देखते हैं, सिचुएशन क्या आ रहा है कि अगर ये एक्सिस है, सपोज दैट दिस इज एक्सिस और दिस इज dq, तो कुछ इस तरीके से जा रहा है. इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो कंपोनेंट, एक तो एक इस एक्सिस का परपेंडिकुलर और दूसरा एक्सिस के लॉन्ग, और एक नीचे अगर हम लेते हैं जस्ट नीचे तो उसके भी एक इधर होंगे और एक परपेंडिकुलर. तो मैं देख रहा हूँ कि परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है एक्सिस की, वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है अगर हम सिमेट्रिक मेथड लेंगे तो इस कायदे से अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो जो सिर्फ और सिर्फ अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग होगा. क्लियर? अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर. राइट? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम देखें तो जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, जीरो. So net electric field intensity parallel to the axis will be dE cos theta, right? dE cos theta. हम चाहें तो 2dE cos theta भी कर सकते हैं. जब 2dE cos theta करेंगे तो लिमिट में चेंजिंग करना पड़ेगा, तब हम लिमिट लेंगे 0 to q/2. अगर केवल dE cos theta लिखते हैं तब हम लिमिट लेंगे dE cos थीटा, क्योंकि 2dE cos थीटा तो मैंने दोनों को एक साथ ही कैलकुलेट किया है, तो आधा पोर्शन को ही मैं ले रहा हूँ. राइट? तो मैं सिर्फ इतना ले रहा हूँ dE. नाउ वी हैव टू फाइंड dE cos थीटा. राइट? सो dE इज इक्वल टू व्हाट, k into dq by r square. Now putting the value in this expression, k into dq r square plus x square into cos theta base by hypotenuse x by under root r square plus x square. Now we have situation limit. Which one is variable? Due to moving on this ring, this distance is not going to change, this r is not going to change, only q is variable. So these all terms are constant.
So we'll take limit from 0 to q. So constant can be taken out, kx by r square plus x square to the power 3 by 2 into dq 0 to q. So final expression parallel to the axis will be equal to k q x by r square plus x square to the power 3 by 2. This is the expression of electric field intensity on axial position at a distance x from the center of the ring. See, as we know, the electric field intensity at the center of the ring is 0, right? We can find it from previous concept. और जब इसके वजह से हम इन्फिनिटी पर जाएंगे तो भी तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कभी तो ऐसा जरूर पोजीशन होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो चलो उस पोजीशन को हम निकालते हैं। calculation of x for which E is maximum, right? So अगर इस E पैरेलल का हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आपको मैं बता दूं किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करते हैं और 0 के बराबर। So for maxima or minima of this electric field intensity will just differentiate with respect to x, क्योंकि रिंग पर चार्ज कांस्टेंट है, रिंग का रेडियस कांस्टेंट है, तो हम वेरिएशन किसका करा रहे हैं? पोजीशन का। डिफरेंट पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2, राइट? मतलब अगर ये रिंग है तो हम इधर आए या इधर आए r बाई रूट पोजीशन पर, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। सो अब कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? E मैक्स। सो x के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे? r बाई रूट 2। सो k q इंटू r बाई रूट 2 बाई r स्क्वायर plus r by root 2 to the whole square whole to the power 3 by 2, and let us solve it. So after solving this expression we can have the value 2kq by 3 root 3 r square. This is the maximum electric field intensity at axial position of the ring. So we should learn the variation of electric field intensity graphically on axial position. Now let us express electric field intensity on vertical line while any axial position on horizontal line. See, if we will be right side of this ring, then electric field will directed in positive direction, so it will taken on positive axis, and whenever we will be left side to the ring, then electric field directed in leftward direction, and we will take on lower line, right? So at center, इस रिंग के सेंटर पर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होगा? 0। मैं इस सेंटर को लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ 0 होगा और बढ़ते जाएगा फिर घटेगा और इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा? 0। और इस पोजीशन पर x इज इक्वल टू r बाई रूट 2 पर
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। इन सेम मैनर जब हम इधर आएंगे इस तरीके से, तो x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। और इस मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा? 2k³ 3√3 2k³ बाई 3√3 इंटू आर स्क्वायर। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोगों ने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ढेर सारे एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया है, तो सबको मिला करके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, राइट। सिचुएशन देखते हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने इस तरह से एक सर्कुलर आर्क लिया था और जिसका मैंने बताया था कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें। मैंने कहा था कि अगर ये चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये चार्जेस नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2k लैम्डा साइन थीटा बाई 2। ये थीटा क्या है? तो ये जो आर यहाँ पर एंगल सेंटर पर मार्क कर रहा है उसको हम लोग लेते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा? ये कैसा चार्ज दिख रहा है मेरे को? पॉजिटिव। सो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। अब इसका वैल्यू, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना है? कितना लिया गया थीटा की जगह पर? 180 डिग्री। सो हमें क्या फॉर्मूला है? 2k लैम्डा इंटू साइन 1 पाई बाई 2, क्योंकि इधर पाई रेडियन का एंगल फॉर्म कर रहा है, बाई आर। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2k लैम्डा बाई आर, राइट। डायरेक्शन कैसे होगा? अभी जो डायग्राम दिया गया तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, मेरे पास अगर कंप्लीट अगर रिंग है, सपोज दैट इस तरह से। अच्छा, एक चीज और है, कभी कभी ये लैम्डा नहीं देता है, अगर इस पर चार्ज दे दे क्यू है, तो हम तो सारा का सारा फॉर्मूला लैम्डा के टर्म में जानते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में जानते हैं, तो क्या ले यहाँ से लैम्डा नहीं निकाल सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई लेंथ। जैसे ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर। ये किसी एंगल का रहे तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई पाई थीटा। अगर पूरा सर्किल रहे तो क्यू बाई 2 पाई आर। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी लैम्डा के टर्म में भी देगा और कभी कभी क्यू के टर्म में भी देगा। जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो ई बराबर हम लिखते हैं 2k लैम्डा बाई आर साइन 2 पाई बाई 2। तो 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन पाई, जो कि वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यही बात मैं जब एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा था तो मैंने बताया था कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? 0, राइट। सो अब एक अनदर क्वेश्चन है मेरे पास, एक रिंग है और इस पर इस 4 पार्ट में इसको ऐसे दिया हुआ है चार्ज। ऐसे इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है और इधर माइनस लैम्डा है, इसकी रेडियस आर है। तब मेरे से पूछ रहा है कि बताओ इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो अब क्या 0 होगा? देखते हैं। क्योंकि इस सेमी सर्कुलर रिंग के वजह से अभी मैंने क्या निकाला एक्सप्रेशन? 2k लैम्डा बाई आर, मतलब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा कितना? 2k लैम्डा बाई आर। ये नेगेटिव है लेकिन ये भी तो सेमी सर्कुलर रिंग है, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, बट इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसी के डायरेक्शन में होगा। इसकी वजह से कितना होगा? 2k लैम्डा बाई आर। सो ई नेट कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4k लैम्डा बाई आर, राइट। सो हम इस तरह के क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हैं।
जब हम लोगों ने 11th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा था तो वहाँ काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी किया था, आप लोगों को याद होगा, काइनेमेटिक्स भी पढ़ा था। आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और किसी चार्ज बॉडी पर वहाँ एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करे तो किस तरह का उसका मोशन होगा, कैसे उस पर फोर्स लगेगी। सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है जिसकी इंटेंसिटी E है, राइट, और हमें कोई चार्ज पार्टिकल है Q जिसका मास m है। अगर इसमें इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है किसी वेलोसिटी u से, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जाएगा दो चीजें हो सकती है। अगर मैं ग्रेविटेशन को भी कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूँ, सपोज अगर कोई फील्ड नहीं होता, ग्रेविटेशन भी नहीं होता, तो इस चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है, सीधे जाता है ऐसे। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये कैसे आता, इस तरीके से बेंड कर जाता। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करता, इस तरीके से बेंड कर जाता। मतलब कि इसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता। अगर ये इस डायरेक्शन में अगर इसको हम प्रोजेक्ट करते, ऐसे छोड़ते, तो इसका स्पीड बढ़ने लगता है क्योंकि उस पर फोर्स लगता है। तो अगर Q चार्ज है जिसका मास m है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखा गया है, तो सबसे पहले इस पर निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स Fe = Q × E, और इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, राइट। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा, राइट। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। तो हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। लिखेंगे Fe/m और हमें मिल जाएगा QE/m। अब हमें एक्सेलरेशन भी मिल चुका है तो बाकी हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको वेलोसिटी या फंक्शन ऑफ कोई टाइम का है तो हमें क्या पता है, v = u + at निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में सब लिखेंगे। अगर मेरे से कोई कहता है पोजीशन लिखो तो s = ut + ½ at²। अगर ये वाला कोई मेरे से फॉर्म का है लिखने के लिए तो ये भी लिखेंगे v² = u² + 2as। अब सिचुएशन है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट ना रहा, ये कांस्टेंट होगा तभी ऐसे लिखेंगे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरिएबल रहा और मेरे से कोई कहता है कि वेलोसिटी निकालो, तो उसमें भी दो केसेस होंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का है, वेलोसिटी का है, डिस्प्लेसमेंट का है। सपोज दैट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर वेरिएबल है तो हम कैसे लिखते हैं, को dv/dt = QE/m। अगर हमको dv निकालना रहता तो क्या लिखते, QE/m × dt। अब हम दोनों तरफ क्या कर देते, इंटीग्रेट, जो कि हमने काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे तरीके से किया है और इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी, राइट। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन है, दो पैरेलल प्लेट है एंड दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है, दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है और ये कंडक्टिंग प्लेट है, सपोज दैट। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, आगे हम लोग इस पर पढ़ेंगे, जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो इस पर प्रूव भी किया जाएगा। ये इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इस पर इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो E होगा। अब मेरे मन में आता है बात कि ये डायरेक्शन इस तरह से क्यों हुआ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि अगर हम इसको कॉन्सेप्ट से अगर यहाँ पर यूनिट टेस्ट चार्ज रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसके वजह से इस पर फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की तरफ। इस नेगेटिव प्लेट के वजह से, सॉरी ये नेगेटिव प्लेट है, ये हमने नेगेटिव प्लेट लिया है, इसके वजह से कैसे लगेगा, नीचे। तो जो टेस्ट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब कि अगर ऐसा सिचुएशन दिया है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। अब सिचुएशन मेरे पास है, एक ऑब्जेक्ट है
एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में प्रोजेक्ट करते हैं और मैं मानता हूं कि देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, तो एक सिचुएशन, तीन सिचुएशन है, तीन पार्टिकल को अलग अलग फेंका गया है। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, वो सीधे निकल गया। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, इधर से निकल गया। दूसरा चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, ये इधर से। मतलब अभी मैं पार्टिकल कह रहा हूं, चार्ज पार्टिकल नहीं कह रहा हूं। तो मैं इसका नाम देता हूं 1, इसका नाम 2 और इसका नाम 3। तो मेरे से अब क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि बताओ जो पहला ऑब्जेक्ट इसमें प्रोजेक्ट करे थे उस पर चार्ज कितना था। तो जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी अनचार्ज बॉडी को रखेंगे, पॉइंट मास है, तो उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि चार्ज वहां पर होना चाहिए। सो हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट बिना डेविएट किए हुए इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को क्रॉस कर गया, तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है। अब हमारे पास दूसरा और तीसरा भी ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या देखिए कि इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ऊपर, इसका मतलब ऊपर में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है, तभी तो ये अपने पास से डेविएट हो गया है। तो बोलो इस पर चार्ज क्या है, इस पर इसका चार्ज 0 नहीं है और इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हुआ भाई, क्योंकि इस पर जो फोर्स लगा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। जब किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इधर जरा देखेंगे, ये जो चार्ज, ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ डेविएट किया है, इसका मतलब इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लगा है, तो ये भी, इसका भी चार्ज 0 नहीं होगा, लेकिन इस पर चार्ज कैसा होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब फिर से चलो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरे से एक बात और पूछता है कि किस पर चार्ज ज्यादा है अगर दोनों का मासेस सेम हो जाए, दोनों का मासेस सेम हो जाए, तब हम क्या कहेंगे, जिसमें डेविएशन ज्यादा होगा। जैसे सपोज ये जो पार्टिकल था, ये जो डेविएट किया है, एक जैसे इस तरीके से गया और यूं ठक से मार दिया, और एक जो गया है कहीं दूर, इसका मतलब इसमें डेविएशन ज्यादा हुआ, इसका मतलब इस पर चार्ज ज्यादा था, और जिसमें डेविएशन कम हुआ उसमें चार्ज कम है। तो ऐसे सिचुएशन को आप लोग पहचान लेंगे, तो इस पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, राइट। Whenever we place the charge particle inside the electric field region, that charge particle getting interacted and the charge particle experience the electric force. But we get surprised. There is no any contact. We can't see anything. However, that charge particle getting interacted. It is just like magic. Just like imaginary. And to clear the concept how a charge particle getting interacted inside the electric field regions, Michael Faraday has given the concept of imaginary lines, and that is called electric field lines. So today we will study about electric field lines. Let us define. It is an imaginary concept of visualizing electrostatic field graphically, which can give the direction of electric field as well as the strength of electric field intensity. See, मतलब उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उस कॉन्सेप्ट से हम किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कहीं किसी पॉइंट पर अगर हम चार्ज पार्टिकल ले जा रहे हैं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उससे पहले ही हम बता देंगे, क्योंकि हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालेंगे। उसके लिए भी इन्होंने तरीका दिया, कहा कि टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट।
मतलब मैं कहूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है जिसका कि मैं एक इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, और मुझे इस पॉइंट पर, सपोज दैट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। आप इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, ये बता रहा है कि ये किधर से लाइन आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, ये डायरेक्शन को नहीं बता रहा है। डायरेक्शन पता करना है तो हम बकायदे इस पर एक टेंजेंट डालते हैं, ये टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है देखेंगे, ये टेंजेंट इस पॉइंट पर है, वो देगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। अगर हमें इस पॉइंट पर अगर स्ट्रेंथ पता चल जाए तो हम तो डिफरेंट लाइन के अलोंग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्लिट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, राइट। सेकेंड थिंग, अब हमें चाहिए इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, राइट। तो मैं एक रीजन लेता हूं, एक सरफेस एरिया जिस पर कि मैं कंसीडरेशन करना चाहता हूं, मैं कहता हूं ये डेल्टा एस है, और उतना ही सरफेस एरिया यहां पर भी ले रहा हूं, ये भी क्या है, डेल्टा एस है। अब मैंने क्या देखा कि इस सरफेस एरिया के लिए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड इस पर नॉर्मली ज्यादा हिट कर रहा है, जबकि इस पर कम कर रहा है। तो जहां पर ज्यादा नंबर्स ऑफ लाइंस हिट कर रहे हैं वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जहां पर कम कर रहे हैं वहां पर कम होगा। मतलब जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नॉट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां डिस्टेंट होगा वहां कम होगा, और जहां क्राउडेड होगा वहां पर ज्यादा होगा। तो उसके लिए इन्होंने आगे कहा, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सराउंडिंग गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। मीन्स कि अगर किसी पार्टिकुलर सरफेस मैंने लिया, सपोज दैट ये मेरे पास पेपर है और मैंने इसको रखा, और इस पर नॉर्मली 10 लाइंस गिर रहे हैं, और दूसरे जगह मैंने रखा इस पर 50 लाइंस, 50 लाइंस गिर रहे हैं। इसका मतलब जहां 50 लाइंस इस पर नॉर्मली गिर रहे हैं वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जहां 10 गिर रहे हैं वहां का कम होगा। तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ, हमें इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए। तो लेट अस स्टडी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Judge point first regarding electric field lines. Suppose कि यहाँ पर एक हम टेस्ट चार्ज Q नोट रखते हैं, तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरीके से। यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो कैसे होगा, ऐसे, और ये फोर्स कहाँ तक एक्सपीरियंस करेगा, अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब कि अगर हम फोर्स का डायरेक्शन अगर बताएं तो दूर की तरफ जाएगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के वजह से अगर देखें कि क्या होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो देखेंगे, और ये स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से, तो कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे कोई बीच में ही बोलता है कि चलो मैं इस वाले रीजन को हटा देता हूं, और फिर आगे ये जाएगा, तो यहां पर ये क्या करना सही रहेगा। सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लाइन। अगर पॉइंट चार्ज के वजह से ये प्रोड्यूस किया गया है तो इसको हमको अप टू इन्फिनिटी तक दिखाना है इस लाइन को। ऐसा क्यों, क्या यहाँ पर एब्सेंट नहीं हो सकता है? अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर रखकर देखिए करेगा। सो ये कहना गलत होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो बीच में डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। सो ये कंटिन्यूअस लाइन है। अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से हम लोग देखें तो ये देखिए कहीं से इसमें एंटर कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट्स इनटू नेगेटिव चार्ज व्हाइल इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसको स्टेटमेंट में मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यू कैन सी इन ग्राफ, एंड एंड ऑन नेगेटिव
point charge. Due to single point charge, due to single positive point charge, it ends at infinity, while due to single negative point charge, it start from infinity. तो अब एक चीज और हमको यहां से मिल गया, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एलोंग मूव करते हैं तो हम बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है पॉजिटिव चार्ज के वजह से या नेगेटिव चार्ज के वजह से। कैसे? एक तो मैं पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से इसको बता सकता हूं, अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एलोंग मूव करते हैं और वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ने लगे तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है नेगेटिव चार्ज की वजह से। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एलोंग मूव करते हैं उसके एरो के डायरेक्शन में, जो एरो का हेड दिया है मैंने यहाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटने लगे इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। The number of electric field lines originating from a charge or terminating on a charge is directly proportional to the magnitude of charge. बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कोई चार्ज पार्टिकल कितना ज्यादा है उसका वैल्यू और कितना कम है, इस बात का हम पता लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और कह रहा है ये स्टेटमेंट कि जितना ज्यादा चार्ज का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगे। जैसे देखेंगे हमारे पास दो चार्ज है, एक QA और एक QB। पहला तो मेरे से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो जरा इसको ध्यान से देखिए, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज कर रहा है, मतलब कैसा चार्ज हो गया ये पॉजिटिव। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट कर रहा है, तो कैसा चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, राइट। अब कोई मेरे से कहता है कि चलो भाई कौन चार्ज बड़ा होगा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो इसमें देखो कितना लाइंस है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Here are total number of electric field lines 12 and here 8. So we can say QA is greater than QB. तब ऐसा है कि पूछे कि दोनों का रेशियो क्या होगा। So QA by QB is equal to total numbers of lines is 12 and here 8. So what will be 3 by 2, right? Sometime we have questions, the value of one charges will be given and another will be absent and this number can be shown in question. So there you have to find the value of unknown charge, right? Now third point is two different electric field lines can never cross each other. अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। तो मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि ऐसा क्यों? जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पर क्रॉस करेंगे तो वहां पर हमें दो टेंजेंट मिलेगा, एक तो इसके वजह से टेंजेंट मिल जाएगा और एक इसके वजह से टेंजेंट मिल जाएगा। जरा देखिए दो टेंजेंट, इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो डायरेक्शन होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है
दो या दो से ज़्यादा चार्जेस की वजह से जब प्रोड्यूस करेंगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, वेक्टर सम होगा, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाएगा। तो जब दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट क्रॉस कर रहे हैं तो हमें दो डिफरेंट डायरेक्शन मिल रहा है, जो कि सही नहीं है। इस बात को the two electric field lines can never cross each other. If they cross at a point, then intensity at that point will have two direction, which is opposite. मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। Now we have a diagram. The electric field lines making a closed loop. Is it possible? My answer is no. It is not possible. So here arises a question: why electric field lines can't make closed loop? See, electrostatic field lines can never be closed loop. Other lines never start or end on same charge. मतलब अभी आपको मैंने बताया कि सेम चार्ज से ही कोई लाइन से स्टार्ट और एंड नहीं होगा। किसी चार्ज से या तो स्टार्ट हो सकता है या तो चार्ज पर वो एंड हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्टार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर क्या होगा, एंड होगा, राइट। इट कैन इधर स्टार्ट और एंड ऑन अ पॉइंट चार्ज, मतलब किसी पॉइंट चार्ज से या तो स्टार्ट हो सकता है या तो एंड हो सकता है। इफ it is a closed loop, then work done in a round trip will not be zero. As we know, electric field conservative field, so work done by it in one round trip must be zero. But for closed loop it is not possible, so closed loop of electric field line is absurd. Next, electric field lines due to dissimilar charges attract each other, while electric field lines due to similar charges, this is both are positive charges, repel each other, right? That is very important concept regarding electric field lines. अगर किसी मेटलिक सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रहा है या उस पर टर्मिनेट हो रहा है तो वो हमेशा उसके नॉर्मली टर्मिनेट होगा या उससे नॉर्मली इमर्ज होगा, किसी एंगल पर नहीं, हमेशा नॉर्मली। देखें, ये पॉइंट चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इससे जितने भी लाइंस निकले हैं सारा के सारा जो इसमें टर्मिनेट हो रहे हैं वो नॉर्मली। यहाँ जरा देखेंगे, दो पैरेलल प्लेट है, एक पर प्लस क्यू चार्ज दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज, इससे जितने भी लाइंस निकले हैं नॉर्मली निकले हैं और इसमें जितने भी लाइन एंटर किए हैं सबके सब नॉर्मली किए हैं। और ये इसलिए हुआ ड्यू टू एज इफेक्ट। अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हो और इसका माइनस सिग्मा हो तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, अगर ये दोनों इक्वल चार्जेज हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ जीरो नहीं होगा और ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। मेरे मन में अब एक प्रश्न आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी मेटल सरफेस के नॉर्मली क्यों इमर्ज होता है या नॉर्मली क्यों टर्मिनेट होता है। एक्चुअली अगर वो नॉर्मली इमर्ज या टर्मिनेट नहीं होगा, किसी एंगल पर होगा, सपोज दैट कि ये किसी एंगल पर हो रहा है ऐसे, राइट, इस तरीके से ऐसे अगर हो रहा है तो अगर हम टेंजेंट डालते हैं तो ये इसके साथ इमर्ज कर जाएगा, ऐसे कोइंसाइड कर जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, राइट। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट होंगे तो मेटल का सरफेस अब इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा। जैसा कि हमको पता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन
द मेटेलिक सरफेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज। सो इस रूल का वायलेशन हो जाएगा। इस बात को हम आगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में पढ़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मली इमर्ज करता है या नॉर्मली टर्मिनेट करता है। सी, ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी स्पेस में, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। जैसे सपोज दैट कि एक हमारा एक पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है और इधर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को प्लेस कर देता हूँ। तो जैसे ही प्लेस करेंगे तो देखेंगे कि इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। फिर से ये बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि इधर से पास नहीं करेगा, क्योंकि चार्जेस हमेशा इसके आउटर सरफेस पर होंगे, तो ये बाहर निकल जाएगा और अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे। राइट? वही जब मैं इंसुलेटर रखता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई डेविएशन नहीं हो रहा है और ये सीधे पार कर जा रहा है। तो एक पहचानने का एक तरीका भी हुआ। इन केस ऑफ इंसुलेटर कोई डेविएशन नहीं हुआ, जबकि इन केस ऑफ कंडक्टर इस तरह का हमको देखने को मिलेगा। Now we have learned to draw electric field lines, and here different types of electric field lines. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर हम लोग बता देंगे कि कौन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है और कौन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। जैसे इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाया गया है। अगर सभी के एरो के हेड सेम डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट करे और सभी एरो के बीच का स्पेसिंग सेम हो, इसका मतलब स्पेसिंग सेम होना ये बता रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और ये हेड सेम होना मतलब ये बता रहा है कि इसका डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जरा इसको देखें। द हेड ऑफ ऑल एरो रिमेन्स सेम, मीन्स दिस एरो आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन बट डिस्टेंस बिटवीन टू एरो आर डिफरेंट। सो इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर डायरेक्शन तो कांस्टेंट है बट इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। नेक्स्ट कहते हैं इस तरह से है, स्पेसिंग सेम है सभी लाइंस के बीच, बट हर जगह के डायरेक्शन, अगर हम इस पॉइंट का डायरेक्शन देखें तो कुछ और होगा, इस पॉइंट का देखें तो कुछ और होगा। तो इसको भी कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा बट डायरेक्शन वेरिएबल। लास्ट देखते हैं, इधर मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है और डायरेक्शन भी वेरिएबल है, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इतने डायग्राम को दिखाने के बाद सिर्फ यही रिप्रेजेंटेशन को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहेंगे, एंड रेस्ट आर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। राइट? नाउ वी हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं इसको पढ़ देता हूं। A solid metallic sphere is placed in a uniform electric field region from figure shown. Which of the following lines shows correct path and why? देखिए ये क्या है? कंडक्टर है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखा गया है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस है तो सॉलिड कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो जो जो इसके अंदर फील्ड दिख रहा है वो लाइन क्या हो जाएगा? गलत। मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों लाइन सही होने के चांसेस हैं। राइट? तो इस पर ये तो सही हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेडियली और नॉर्मली इस कंडक्टिंग सरफेस से इमर्ज और टर्मिनेट नहीं हुआ है, इसलिए भी क्या हो जाएगा? गलत। अब इसको जरा देखें, ये जो लाइन दिया गया है इधर से गया और रेडियली इसमें टर्मिनेट हुआ है और यहाँ से फिर रेडियली इमर्ज हुआ है, इसलिए सिर्फ ए लाइन सही होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक
डाइपोल। ओके, थैंक यू।